Hello friends, I am Swapna Sharke and welcome to our YouTube channel Dreams Coaching Academy. Today we discuss about Science and Technologies Standard 10 Part 2 का second lesson Life Processes in Living Organism Part 1. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल हो या प्लांट हो, तो उनकी जो लाइफ चल रही है, मतलब अगर वो जिंदा है तो उनके बॉडी में अलग अलग प्रोसेसेस चलती है, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. तो जैसे कि ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है और एक्सक्रीशन है. ये प्रोसेसेस चलने के लिए अपने बॉडी में हर एक की सिस्टम होती है. डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम. तो ये जो सिस्टम्स है, ये जो प्रोसेसेस है, अगर उनको ठीक से चलना है तो हमको किसकी ज़रूरत है? तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है. तो अगर हमको ये प्रोसेसेस चलानी है तो बॉडी को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिलना चाहिए. तो ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसेस है, तो ये किस पे डिपेंड होता है? तो ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है उसमें से हमको ये न्यूट्रिशन मिलेगा. तो प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन मिलता है? तो प्लांट्स जो होती है जनरली होती है ऑटोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स मीन्स वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, मतलब दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. हमको सबको पता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से क्या करती है? फूड फॉर्मेशन करती है. तो प्लांट क्या करेगी? उसका ओन फूड बनाएगी. और एनिमल्स क्या होंगे? फूड के लिए उन पे डिपेंड होंगे, प्लांट्स पे. तो प्लांट्स जो एनिमल्स जो है वो कौन है? हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स मीन्स दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड. तो ये किस पे डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे. और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो स्मॉल एनिमल्स है, इन पे ये डिपेंड होते हैं. तो ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स क्या करते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम खाते हैं. तो क्या हो जाता है? हमको एनर्जी मिल जाती है. तो क्यों मिलती है? तो जो प्लांट्स जो ऑटोट्रोप्स है वो क्या करेंगे? उनका जो बनाया हुआ फूड है वो खुद के लिए पहले क्या करेंगे? यूज़ करेंगे. उनकी प्रोसेसेस के लिए, लाइफ प्रोसेसेस के लिए वो यूज़ करेंगे. बाद में जो बचता है, मतलब उन्होंने प्रिपेयर किया हो जो फूड बचता है, तो वो क्या करेंगे? उनके बॉडी पार्ट्स है उसमें क्या करेंगे? स्टोर करेंगे. तो उनके बॉडी पार्ट्स कौन से हैं? समझो फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट. इनमें क्या करेगा प्लांट? उसका जो एक्सेस फूड है वो स्टोर करके रखेगा. तो हमको प्लांट मटेरियल से क्या मिल जाता है? न्यूट्रिएंट मिल जाता है. तो कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हमको प्लांट मटेरियल से मिल जाते हैं? तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैट्स. तो अब हम देखने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में. कार्बोहाइड्रेट के नाम से ही पता चलता है कि ये बनते ही कार्बन और हाइड्रोजन से है. तो ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? लार्ज ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. तो इसमें क्या हो जाता है? फूड लिविंग टिश्यूज़ के लिए होता है. तो कैसे? तो उनमें शुगर्स जो होती है, सुक्रोज है, फ्रुक्टोज है. तो ये जो शुगर्स है, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. और इनसे ही हमको क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है. अपने फूड में ये सब होते हैं. तो उनमें क्या हो जाता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जैसे कि वाटर हमको बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, वैसे ही फूड भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन फूड में भी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका जो रेशियो है वो वाटर जैसा ही होता है, 2:1. मतलब क्या? अगर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखा जाए तो हाइड्रोजन 2 होते हैं, ऑक्सीजन 1 हो जाता है. तो इसी रेशियो में क्या हो जाता है? ये जो 2:1 रेशियो में, उसी रेशियो में कार्बोहाइड्रेट्स में भी वो होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो टिपिकली क्या होता है? इट कैन बी ब्रोकन डाउन. मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या हो जाते हैं? ब्रोकन डाउन, मतलब टूटते हैं. किसके लिए? तो एनर्जी रिलीज करने के लिए. जब ये ब्रेक होंगे तभी तो हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी. एनिमल बॉडी को एनर्जी मिलेगी. तो कार्बोहाइड्रेट्स हमको किस किस से मिलता है? तो ये जो कुछ सोर्सेस है, जैसे कि मिल्क है, फ्रूट्स है, जैगरी है, शुगर केन, वेजिटेबल, पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, इसमें तो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट का लार्ज प्रोपोर्शन में हमको मिलेगा. स्वीट मीट्स है, सीरियल्स लाइक वीट है, मेज है, रागी, जोवार, मिलेट, राइस, ये सब जो फूड है हम रेगुलरली खाते हैं. ये हमारे डेली लाइफ में हम उसको कंज्यूम करते हैं. तो किसके लिए कंज्यूम करते हैं? अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारा बॉडी ठीक से काम नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी को क्या चाहिए? सही न्यूट्रिशन चाहिए. तो कार्बोहाइड्रेट से हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलती है. कैसे? तो पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में
अब हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन होता कैसा। ये तो हम ठीक है कि हमको एनर्जी मिलता है, लेकिन कैसे प्रोड्यूस होती है एनर्जी ये अब हम देखेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाता है, जो रेस्पिरेशन है वो 2 लेवल में होता है। तो एक होता है बॉडी लेवल और दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो बॉडी लेवल पे क्या होगा, इधर अभी हम डायग्राम देखेंगे। तो इधर समझो ऑक्सीजन है जो एयर का, वो हम क्या करेंगे अंदर बॉडी में लेंगे, फिर वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा और हार्ट में जो पंपिंग प्रोसेस, सर्कुलेशन प्रोसेस जो पूरी होती है, तो उसके बाद में बाहर क्या निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उस किस में होता है एक्सचेंज, तो बॉडी और सराउंडिंग में होता है। तो अब हम इधर इसमें दोनों का कंपैरिजन करेंगे। ये है बॉडी लेवल का और सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर मतलब किस में होता है, वो एक सेल में होता है। तो ये है अपनी सेल। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, सेल तक, बहुत सारे सेल्स होते हैं अपने बॉडी में, तो क्या होगा, सेल में जाएगा। तो सेल में अभी इधर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इधर है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है 36 ATP जो स्टोर हुए होते हैं। तो सेल में अगर हम कुछ खाना खाएंगे तो उससे हमको मिलेगा ग्लूकोज। तो वो क्या करेंगे, ईटिंग्स के भी वजह से, तो उसको मिलेगी थोड़ी एनर्जी, मतलब उस कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। तो सेल में रेस्पिरेशन होने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो उसका बाद में कन्वर्जन होता है, वो हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। तो सेल में जो भी रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हम ले लेंगे, फिर सेल अपना काम करेगी एनर्जी प्रोडक्शन का, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो वो हम क्या करेंगे, नोज थ्रू बाहर सराउंडिंग में निकाल देंगे। मतलब ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है तो वो 2 टाइप की है, एक तो बॉडी लेवल की और दूसरी सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो फूड स्टफ्स है, मतलब अभी इधर हम फूड खाया तो उसमें से हमको क्या मिलेगा, ग्लूकोज। तो इस ग्लूकोज को क्या करेंगे हम, तो ऑक्सीडाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए हम ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। जो हम इधर से ऑक्सीजन लिया तो हम क्या करेंगे, फूड भी लिया, तो ऑक्सीजन और फूड को दोनों का यूज़ करके हम क्या करेंगे, तो फूड स्टफ को ऑक्सीडाइज करेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीजन की मदद से। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, जो हमने खाए हैं, तो वो क्या होते हैं, मेनली यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब डेली नीड के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी में। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो ग्लूकोज है वो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडाइज होता है, उसको हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के भी 2 टाइप है, एक तो है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, मतलब ये जो प्रोसेस है उसके लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। लेकिन जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन भी ये प्रोसेस होती है, मतलब ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जो हम उसकी मदद से, एरोबिक रेस्पिरेशन से अगर हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे 3 स्टेप्स में। तो कौन सी स्टेप्स होती हैं, तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, अब हम इसको क्या करेंगे 3 स्टेप्स में उसको क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो पहली जो स्टेप होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। जो सेकंड प्रोसेस है उसको बोला जाता है TCA, मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसको क्रेब्स साइकिल के नाम से भी बोला जाता है। वैसे ही ग्लाइकोलिसिस को भी EMP पाथवे बोला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो इसकी 3rd स्टेज है। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब प्रोसेस चलती है, अपना क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। और उसमें से क्या रिलीज होता है, तो ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एरोबिक रेस्पिरेशन में। अब हम उसका फर्स्ट स्टेप देखेंगे, वो है ग्लाइकोलिसिस। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस है वो कहाँ होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है।
इस ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो हम अभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो उसमें हमको मिलने क्या वाला है, पायरुविक एसिड, एटीपी मिलने वाले हैं और NADH2 एंड वाटर मॉलिक्यूल मिलने वाला है। तो ये जो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड का है, इस प्रोसेस में जो फॉर्म होता है वो क्या करता है, एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाता है और हमको NADH2 और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं इस प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस में। तो हम देखेंगे ये स्ट्रक्चर है, वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक शुगर ही है। तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से हमको मिलता है ग्लूकोज। तो इधर एनर्जी हमको अभी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। तो एटीपी जो स्टोर एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसका कन्वर्जन हो जाएगा एडीपी में। तो विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। 6-फॉस्फेट क्यों, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर के कार्बन को क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया, इसलिए हम इसको बोलेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। अब आइसोमेरेज एंजाइम यूज करेंगे तो हमको मिलेगा फ्रुक्ट, मतलब ग्लूकोज का अब कन्वर्जन किस में हो गया, फ्रुक्टोज में हो गया, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इधर जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, फ्रुक्टोज में ब्रेक हो जाएगा और इधर का हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा। तो इधर हो गया फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, मतलब इधर के भी 6 नंबर के कार्बन को क्या हो गया, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। अब फिर से हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में विद द हेल्प ऑफ काइनेज एंजाइम। अब हम क्या करेंगे, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन हो जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। बाइफॉस्फेट क्यों, तो इसमें 6 नंबर के कार्बन को तो ऑलरेडी अटैच था, तो फर्स्ट नंबर के कार्बन को भी क्या हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में कितने हो गए, 2 फॉस्फेट ग्रुप हो गए, इसलिए इसको बोला जाएगा फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अब हम अल्डोलेज रिएक्शन से क्या हो जाएगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इधर ऐसे एरोस दिखाए गए। तो इसका फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का कन्वर्जन हम ग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में करेंगे। तो इधर जो रिएक्शन है अल्डोलेज, तो ट्रायस फॉस्फेट आइसोमरेज है, तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, मतलब एसीटोन और अल्डिहाइड का क्या कर सकते हैं, हम एक दूसरे में कन्वर्जन कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला है अल्डोलेज रिएक्शन। तो इधर G3P डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज़ करके इधर जो NAD+ था वो अभी इसका कन्वर्जन हो गया NADH और +H+, मतलब ये हमको प्रोटॉन मिल गया। तो अभी इधर फॉस्फोरिलेशन और काइनेज एंजाइम से अब हम इधर क्या होगा, ADP से हमको ATP मॉलिक्यूल मिलेगा, मतलब इधर हमको क्या हो गया, मॉलिक्यूल इधर हमने ATP का कन्वर्जन ADP में हुआ था, लेकिन अभी क्या होगा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट के बाद हमको ADP का कन्वर्जन हो जाएगा ATP में, मतलब हमको इधर एनर्जी ATP मॉलिक्यूल मिल गया। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो फिर से फॉस्फोग्लिसरेट और इधर म्यूटेज एंजाइम यूज़ किया और हमको मिल गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब हमने एनोलेज, तो हमको H2, मतलब हमने बोला था कि ग्लाइकोलिसिस में हमको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा, NADH मिलेगा, ATP के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। तो एनोलेज का कन्वर्जन हो गया फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट काइनेज एंजाइम यूज़ करके फिर से हमको ADP का कन्वर्जन ATP में हो गया और हमको मिल गया पायरुवेट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो जाता है, पायरुवेट में हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। सेकेंड स्टेप है TCA साइकिल। तो TCA साइकिल, जैसे कि हमने बोला ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो 3 साइंटिस्ट ने, मतलब ये जो डिस्कवर्ड की है वो है गुस्टाव एम्बेडेन, ऑटो मेयरहॉफ एंड जैकोब पार्नेस। तो इसको EMP पाथवे भी बोला जाता है इनकी नाम के लेटर्स लेके, क्योंकि एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्नेस पाथवे इसको बोला जाता है, तो शॉर्ट फॉर्म इसका होता है EMP पाथवे। वैसे ही ये जो TCA साइकिल है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तो ये साइंटिस्ट क्रेब्स ने इस पर काम किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए इसको बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। तो हम इसको TCA साइकिल भी बोल सकते हैं या फिर क्रेब्स साइकिल भी बोल सकते हैं। तो क्रेब्स को इस साइकिल के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1953 में। तो ये क्रेब, अभी इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप जो थी ग्लाइकोलिसिस, उसमें हमको मिला पायरुवेट, तो उसका कन्वर्जन, मतलब पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम A में। तो
अब ये जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, तो कोएंजाइम ए, उसका एसिटिल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन होगा सिट्रेट में, फिर सेकंड स्टेप में आइसोसिट्रेट बन जाएगा, फिर ये जो NAD+ मॉलिक्यूल है वो हो जाएगा NADH। अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट, मतलब ये जो TCA साइकिल, मतलब ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है, इसमें जो एसिटिल कोएंजाइम है जो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हुआ तो एक साइक्लिक चेन, अभी ये देख रहे हैं हम, ये क्या है, साइक्लिक चेन रिएक्शन है। तो ये जो इसीलिए इसको बोला जाता है साइकिल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑपरेट होती है। तो ये जो एसिटिल पार्ट ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है, मतलब एसिटिल कोएंजाइम का ये क्या है, एसिटिल पार्ट है, वो क्या जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है साइक्लिक प्रोसेस में। तो हमको इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और NADH2 भी और FADH2 भी डिराइव होने वाले इस प्रोसेस से। तो ये जो एसिटिल ग्रुप है एसिटिल कोएंजाइम का, तो इसका कन्वर्जन होगा सिट्रेट, आइसोसिट्रेट। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और NADH फॉर्म होगा, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट मिल जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और फिर से हमको मिलेगा NADH, मतलब हमको अभी ये फर्स्ट और ये सेकेंड NADH मॉलिक्यूल मिल गए। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम ए, तो इधर क्या होगा, GDP से हमको मिलेगा GTP, वैसे ही ADP का कन्वर्जन हो जाएगा ATP, मतलब हमको इधर ATP मॉलिक्यूल मिल गया। तो अभी सक्सिनिल कोएंजाइम ए का कन्वर्जन हो जाएगा सक्सिनेट में, तो इधर क्या होने वाला है, FAD का कन्वर्जन होगा FADH2 और फिर फ्यूमरेट, मतलब सक्सिनेट का कन्वर्जन हो जाएगा फ्यूमरेट में और वाटर मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में निकलेगा, फिर उसका कन्वर्जन हो जाएगा मैलेट में। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो मैलेट के बाद हमको मिलेगा ऑक्सैलो एसीटेट, लेकिन इसमें NAD का कन्वर्जन हो जाएगा NADH में और ऐसे ही ये TCA साइकिल कंप्लीट होती है। तो NADH2 और FADH2 होते क्या है, तो NADH2 का मतलब है निकोटानामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और FADH2 है फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो जो दोनों जो है एंजाइम है जो इस सेल में फॉर्म होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में। अब ये TCA साइकिल जो हमने इधर देखी तो ये भी वही है। तो पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट जो ग्लाइकोलिसिस से हमको मिला, तो ये जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इस साइकिल का। ये जो TCA साइकिल का ये एक शॉर्ट प्रोसेस है। तो पायरुवेट होता है, उसमें हम NADH+ का क्या हो जाएगा, NADH हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इधर कोएंजाइम ए यूज़ करेंगे एसिटिल कोएंजाइम ए, तो हमको ये पूरा क्रेब्स साइकिल हो जाएगा और हमको मिलेगा ATP मॉलिक्यूल और ये 3 NADH मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन। तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन रिएक्शन में होता क्या है, तो अभी हम देख रहे हैं क्या है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो सारी प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ATP मॉलिक्यूल स्टोर होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 एंड FADH2, अभी हमने देखा कि क्रेब्स साइकिल में NADH और FADH मॉलिक्यूल हमको मिले। तो ये इस प्रोसेस में क्या हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र चेन इस प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करेंगे NADH और FADH। इसमें क्या होगा, तो जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP है वो ऑब्टेन होंगे, अभी हमको मिलने वाले हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो हमें क्या मिलेंगे, एक NADH2 से मिलेंगे, मतलब ये NADH है, ये NADH है। तो 2 NADH2 से हमको क्या मिलने वाले हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP और FADH2 से एक FADH2 मॉलिक्यूल से हमको मिलने वाले हैं 2 ATP। तो जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स भी हमको मिलेंगे इस रिएक्शन में। तो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है वो क्या होगा, 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज होगा एरोबिक रिस्पिरेशन में। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज भी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी हमको मिलेगा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाय प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम हमने अभी देखा कि ये फर्स्ट स्टेप है ये, तो उसका TCA साइकिल में, और ये अभी हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में NADH2 की वजह से हमको 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल गए और इधर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बाहर निकल गया। तो ऐसे हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का एरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम देखेंगे ATP के बारे में। तो ये जो ATP है, अभी हमने बोला कि इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C10H16N5O3O13P3। तो इधर देखो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं इस स्ट्रक्चर में एडेनिन को। तो ये जो एटीपी है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है और इसमें एनर्जी जो स्टोर होती है वो इन बॉन्ड्स में होती है। मतलब ये जो फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे को अटैच है, इन बॉन्ड्स में क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो केमिकली एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, मतलब ये 3 ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और वो किसको अटैच होते हैं, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड एडिनाइन। जो एडिनाइन है ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इसको वो राइबोस शुगर और 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं, ये है अपनी राइबोस शुगर। तो फॉस्फेट ग्रुप एटीपी का, तो इसमें क्या हो जाता है, एनर्जी स्टोर होता है। अगर हमने उसमें से एक बॉन्ड भी हमने ब्रेक किया तो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो इधर हम देखेंगे कि एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी। जैसे कोई काम करने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है, वैसे ही एनर्जी एटीपी अपने बॉडी में क्या काम करता है, एनर्जी करेंसी का काम करता है। अभी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है मतलब एटीपी है तो अपनी बैटरी क्या है, फुल चार्ज है। लेकिन अगर वो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया मतलब अपनी बैटरी क्या हो गई, चार्ज नहीं है, डाउन हो गई। कैसे, तो देखो एडिनाइन राइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप मतलब एक क्या है, एटीपी है। एटीपी मॉलिक्यूल अगर इसमें से हमने एक जो फॉस्फेट ग्रुप है उस बॉन्ड को अगर ब्रेक किया तो हम इधर हाई एनर्जी बॉन्ड थे, लेकिन इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक किया तो समझो इधर का बॉन्ड ब्रेक किया तो हमको क्या मिलने वाला है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक सेपरेट मिलेगा और ये 2 फॉस्फेट इसको अटैच रहेंगे तो ये बन गया डाइफॉस्फेट बन गया, क्योंकि अब इधर 1 और 2 ही फॉस्फेट ग्रुप बचे। तो एनर्जी क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है। अगर हमको एटीपी के फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर होती है। यहाँ पे क्या है, एनर्जी स्टोर एनर्जी है एटीपी में, और वही अगर एक बॉन्ड भी उसका ब्रेक हो गया तो एनर्जी क्या होने वाली है, निकलने वाली है। तो हम जानते हैं कि अगर हम जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कुछ एक्सट्रीम कंडीशन है, समझो खाने को नहीं मिला या फिर किसी का फास्ट है, जो उसके बॉडी का कार्बोहाइड्रेट लेवल अगर कम हो गया, एक्सेप्शनल कंडीशंस में कम हो गया भूख की वजह से, तो क्या होता है, बॉडी के जो लिपिड्स है, प्रोटीन से, वो अब हम क्या करेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो लिपिड और प्रोटीन है वो बॉडी में स्टोर रहते हैं। अगर किसी कंडीशन में हमको खाना खाने को नहीं मिला तो कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में नहीं जाएंगे, तो इस कंडीशन में अपनी बॉडी क्या करती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स यूज़ करती है। तो इन केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। मतलब अगर लिपिड है तो वो उनका क्या होगा, फैटी एसिड में कन्वर्जन होगा। और मतलब हम जो भी फूड लेंगे तो हमको पता है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनमें शुगर्स होते तो पॉलीसैकेराइड्स का उनमें कन्वर्जन हो गया। अगर हमारे बॉडी में हमको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिले तो प्रोटीन और लिपिड हम क्या करेंगे, अभी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करेंगे। तो प्रोटीन का कन्वर्जन हो जाएगा अमीनो एसिड्स में, क्योंकि प्रोटीन बनता ही अमीनो एसिड से है। लिपिड का कन्वर्जन हो जाएगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और पॉलीसैकेराइड्स का हो जाएगा ग्लूकोज में। तो ग्लाइकोलिसिस हमने देखा, तो इसका ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद बन जाता है पायरुविक एसिड, और फिर उसके बाद बन जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए। लेकिन प्रोटीन और अमीनो एसिड है वो डायरेक्ट उनका कन्वर्जन कर लेते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए में। इसमें पायरुविक एसिड का भी नहीं, डायरेक्ट फैटी एसिड और अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटिल कोएंजाइम ए। उसके बाद हमने अभी देखा जो क्रेब्स साइकिल, वो पूरा प्रोसेस हो जाता है। और फिर रिड्यूसिंग पावर एज NADH, मतलब NADH में वो पावर क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो हमने देखा कि NADH2 मॉलिक्यूल से हमको कितने ATP मिलते हैं, 3 ATP मिलते हैं। और ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, CO2 अमोनिया। मतलब अगर प्रोटीन होगा तो प्रोटीन में वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, अमोनिया। अगर लिपिड्स है तो उसमें से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसमें से निकलेगा H2O। ठीक है, मतलब स्टेज 1 में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि हमने देखा ये अपनी स्टेज 1 है। तो इसमें सबका क्या हो गया, सिंपल सब यूनिट्स में कन्वर्जन हो गया। प्रोटीन का अमीनो एसिड, इसका शुगर में, सिंपल शुगर्स में जैसे कि ग्लूकोज में, और लिपिड्स का फैटी एसिड्स में हो गया। स्टेज 2 में क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल सब यूनिट्स टू एसिटिल कोएंजाइम में, मतलब ये जो सिंपल थे उनका डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया एसिटिल कोएंजाइम ए में। और थर्ड स्टेज तो इसमें NADH का प्रोडक्शन हो गया।
तो स्टेज 3 में क्या हो गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए। तो हमने देखा कि एसिटिल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन क्रेब्स साइकिल में हो जाता है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूलर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं। तो NADH जो है वो क्या करेगा, ATP बनाएगा, जैसे कि हमने देखा कि NADH क्या करेगा, ATP मॉलिक्यूल्स देगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, ये इस प्रोसेस से। और फिर हर एक का क्या है, इधर वेस्ट प्रोडक्ट है, प्रोटीन का अमोनिया है, फैटी एसिड का, लिपिड्स का कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बोहाइड्रेट्स का वाटर मॉलिक्यूल है। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। और ऐसी ही अगर यूज़फुल वीडियो आपको लगे तो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।